हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सिक्स सेमेस्टर का पेपर 1 जो कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिजिक्स है। बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर लेजर्स की चीज़ें भी पढ़ ली थी और हमारे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल रह गए थे हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के ऊपर और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के ऊपर। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं कि किस तरीके से हम, अगर एग्जाम में आपका ये आ जाता है न्यूमेरिकल, तो कैसे आप इसको अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसकी बॉन्ड लेंथ आपकी कितनी है, 0.113 नैनोमीटर, और मासेस ऑफ आपका 12 C कार्बन और 16 O एटम ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इनका मास आपको दिया हुआ है। कार्बन का जो 6 से 12 आपका कार्बन होता है, उसका आपका एटॉमिक मास जो आपको दिया हुआ है वो है आपका 1.99 इंटू में 10⁻⁻26 kg। और जो आपका ऑक्सीजन का है उसका है आपका मास 2.66 इंटू 10⁻⁻26 kg। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यानी कि दोनों के मास दे रखे हैं। और अगर और आपको यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है आपको दे रखी है 0.113 नैनोमीटर। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, आपको करना है फाइंड द एनर्जी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको एक तो एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एक करनी है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद ऑफ दिस एंड व्हेन इट इज इन द लोवेस्ट रोटेशनल स्टेट, इसका मतलब जो जे की वैल्यू है वो हमें क्या लेनी पड़ेगी, आपको 1 लेनी पड़ेगी। लोवेस्ट रोटेशनल स्टेट के अंदर इसने बोला है। तो हम जो आपकी ट्रांजिशन होगी आपकी 1 से 0, उसमें 0 से 1 की उसमें, तो हम वही वाली इसके अंदर कंसिडर करेंगे। तो मैक्सिमम आपकी j इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, j+1 की। तो हम उसी को ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो j की वैल्यू को हमने वहां पे कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब ये कह रहा है कि आपको देखो यहाँ पे क्या निकालना है, ध्यान से देखो, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, h कट का स्क्वायर बाय 2i j इंटू j+1। अब उन्होंने जो लोवेस्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल बोला है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जे की तो वैल्यू 1 हो गई। चलो ये तो खत्म हो गया अब, क्योंकि 1 इंटू 1+1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बात आती है एच कट का स्क्वायर अपॉन में आई की। एच कट का स्क्वायर यानी कि एच बाय 2 पाई का होल स्क्वायर हो रहा है। तो एच की वैल्यू आपकी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, वैसे उसको ना करना चाहो तो जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है उसको आप 2 पाई से यहीं पे ही डिवाइड कर दो। तो उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1.054 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड आ जाएगी। अब आपको एच कट का स्क्वायर करना है, तो एच अपॉन 2 पाई तो आपने कर दिया, और इसका भी स्क्वायर करना था तो यहाँ से मैंने ये स्क्वायर कर दिया। अब आता है आपका आई। आई क्या है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, एम आर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल तो है ही नहीं मॉलिक्यूल, आपके पास तो दो हैं। आपके सिंगल एटम नहीं है ना, दो हैं आपके पास, तो मॉलिक्यूल है, कार्बन है और एक मोनो, जो एक सिंगल आपका ऑक्सीजन का है। तो इसका मतलब हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, मास नहीं, उसका रिड्यूस मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसके लिए रिड्यूस मास कैलकुलेट किया। रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आपके पास तो दोनों मासेस वहां पे दे रखे हैं, आपका देखो कार्बन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों के लिए आपके पास वहां पे मासेस हैं। तो आप ऊपर दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या है, m1 प्लस m2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। और पावर, क्योंकि दोनों का देखो जो है आपका 10⁻⁻26 वो आपका कॉमन है, तो हम उसको कॉमन में ही लिख लेंगे और इस फैक्टर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1.99 इंटू 2.66 डिवाइडेड बाय 1.99 प्लस 2.66। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आएगा 1.14। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है, 10⁻⁻26 kg। तो ये तो अपने पास क्या आ गया यहाँ से, इसका रिड्यूस मास आ गया है। ये आई नहीं है, ये रिड्यूस मास है यहाँ पे। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, ये रिड्यूस मास है। अब रिड्यूस मास आने के बाद आपको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे एच कट का स्क्वायर तो मैंने सॉल्व कर लिया था, लेकिन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी रिमेनिंग था यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस मास इनटू में जो आपका बॉन्ड लेंथ है उसका स्क्वायर, आर क्या है, बॉन्ड लेंथ ही तो था जो कि आपको गिवन है। कितना है आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड की लेंथ कितनी है,
0.11 नैनोमीटर। तो आपको वो दी हुई है, तो आप उसको सॉल्व करके जैसे 0.11 नैनोमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 0.113 नैनोमीटर को लिख सकते हैं 1.13 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ मीटर। वो नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ था, एक मैंने वहां शिफ्ट कर दिया, तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1.46 इंटू 10⁻⁻46 केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर है आपका वो डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी मीटर में और रिड्यूस मास आपका केजी में, तो केजी मीटर स्क्वायर आपकी क्या हो गई, आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इसकी वैल्यू मिली, हमने क्या किया, हमारे एनर्जी वाले फॉर्मूले में लगा दी। तो एनर्जी वाले फॉर्मूले में यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया था, ये एच कट का स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपकी ये आ गई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा बचेगा, जैसे इनको करेंगे तो आपका जो सॉल्व करेंगे तो ये 46 ऊपर प्लस का चला जाएगा और 34 माइनस का है, तो 46 माइनस में 34 करेंगे तो कितनी 12 आपकी यहाँ से उसमें हो जाएगी और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, आप एक बार इसकी इन चीज को अच्छे से चेक कर लेना कि कितनी वैल्यू उसकी आ रही है। तो ये और इसको भी और सॉल्व कर लेना, तो ये कितना आएगा आपका, क्योंकि ये देखो होल स्क्वायर में भी है, ये भी ध्यान रखना ये होल स्क्वायर में है, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर रहे हैं, तो -34 प्लस माइनस में 34 और प्लस में 46 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10⁻⁻23 और 1.054 इंटू में 1.054 डिवाइडेड बाय 1.46, जब उसको सॉल्व करते हैं तो 7.61 आपके पास आ जाएगा। तो जो एनर्जी है आपकी लोवेस्ट रोटेशनल स्टेट की, वो आपकी कितनी आ गई, जब आप आपका बॉन्ड लेंथ 113 नैनोमीटर लेके चल रहे थे और जो मास है आपका कार्बन का और उसका ऑक्सीजन का वो 1.99 और 2.66 इंटू 10⁻⁻26 था आपका, तब आपके पास जो एनर्जी आई है वो 7.61 इंटू 10⁻⁻23 जूल आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, देखो यहाँ पे एक और चीज भी उन्होंने पूछी हुई है कि एंगुलर वेलोसिटी भी आपको इसके लिए कैलकुलेट करनी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी भी आपको इसके लिए कैलकुलेट करनी है तो एंगुलर वेलोसिटी आपको एक पता है, एंगुलर वेलोसिटी को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं तो सबको पता है। एक फॉर्मूला आपको और भी पता होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई, मतलब हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ये पता है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ओमेगा की ही तो वैल्यू आपने को चाहिए थी एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये कितनी हो जाएगी, W is equal to omega is equal to under the root of 2e by I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको E की वैल्यू भी पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी पता है, E की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू से। जब आप इसको सॉल्व करते हो, इसका रूट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3.23 इंटू 10⁻11 आपकी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या फिर आपकी जो एनर्जी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, द फोर्स कांस्टेंट के ऑफ द बॉन्ड इन द कार्बन मोनोऑक्साइड इज 187 नैनो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, ये न्यूटन पर मीटर आपको ये वैल्यू दे दी है, ये किसकी है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, के की। अभी कहता है फाइंड द फोर्स कांस्टेंट, आपका वैसे भी तो आ सकते थे इसके बीच में। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड द स्पेसिंग बिटवीन इट्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अपने को क्या निकालना है, उनके बीच की स्पेसिंग निकालनी है और साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन निकालना है। तो अपने पास एक फॉर्मूला आया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन के लिए, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय म्यू। अब म्यू क्या है, रिड्यूस मास किसका, सीओ मॉलिक्यूल का निकलेगा, तो वो हमने पीछे निकाल ही रखा था, तो वही हम इसके अंदर पुट कर देंगे 1.14 इंटू 10⁻⁻26 केजी, ये तो रिड्यूस मास हो गया। और यहाँ पे हमें फोर्स कांस्टेंट की जरूरत थी, तो वो इन्होंने दे ही रखा है 187 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करके और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वैल्यू आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की आई है वो कितनी आ जाएगी, 2.04 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसके अंदर आपको स्पेसिंग भी बतानी है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो एक हाईएस्ट मान लेते हैं और एक लोवेस्ट, जब उन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है ई
जैसे इसका लेते हैं तो आपका जैसे हाईएस्ट और माइनस में लोवेस्ट वाला करोगे तो एच न्यू ही कांस्टेंट उसमें निकल रहे हैं, दो लेवल्स के बीच की, इसमें तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन रोटेशनल उसमें क्या होती है, लेवल्स के बीच का जो लेवल होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, अदरवाइज लेवल्स हमारे इक्वी डिस्टिंग्विश डिस्टिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अपने होते हैं, तो इसका जो आएगा वो एच न्यू नोट आएगा। एच तो अपना प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और अपना न्यू नॉट की वैल्यू जो है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो हमने निकाल ही ली थी। इन दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई, जस्ट उसको सॉल्व कर दो। तो अब ये किसके अंदर आया है, आपका जूल के अंदर। लेकिन अगर आपको किसके उसमें बताना है, इनकी स्पेसिंग एनर्जी की उसमें आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में बताना चाहते हो, तो आपको तो पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि हमें इस चीज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये जूल आपका किसकी उसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में आएगा। तो हमने इसको क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख दिया, और डिवाइड में किसके 1.35 इंटू 10⁻⁻20 के। तो जब इसको डिवाइड करते हैं बच्चे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आएगा 8.44 इंटू 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से किसी उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को भी, मॉलिक्यूल आपको दे रखा है वो, और जो स्पेसिंग है और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो रमन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, तो रमन स्पेक्ट्रा के बेस पे भी एक न्यूमेरिकल है आपके पास यहाँ पे, तो ताकि वो भी हमें पता चल जाए कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता ही है कि जो आपकी स्टॉक्स लाइंस है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी कम होती है, एंटी स्टॉक्स की कुछ ना कुछ बढ़ के होती है ना। तो आपको क्या दी हुई है, ये देखो, द एक्साइटिंग लाइन की उसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी, एक्साइटिंग लाइन होती है बेटा रिले लाइन, ठीक है। रिले लाइन की जो वेवलेंथ आपको 5460 एंगस्ट्रॉन दी हुई है, और जो आपकी स्टॉक्स लाइंस है ये थोड़ा सा कट हुआ हुआ है, और स्टॉक्स लाइंस की आप लिख लीजिए, शायद इसकी है आपकी 5520 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको वेवलेंथ ऑफ एंटी स्टॉक्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप क्या करते हैं, इससे डेल न्यू को लेके चल लेते हैं, क्योंकि न्यू प्लस डेल न्यू जो करते हैं वो ही हमारी स्टॉक्स की देके जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल न्यू को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि न्यू नॉट माइनस में न्यू डैश होता है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/λ0 माइनस में 1/λ1, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास 19900 पर मीटर आ जाएगी, ठीक। अब क्या करना है आपको, एंटी स्टॉक्स की वेवलेंथ निकालनी थी, तो आप इसकी एक बारी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते, फिर इसका रेसिप्रोकल उसमें कर देंगे, ठीक है, जो कि किसकी उसमें आपकी वेवलेंथ की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी की उसमें दोनों, उसमें तो हमारी जो डेल्न्यू वाली होती है वो ओरिजिनल रिले वाली उसमें ऐड हो जाती है, तो 1/λ0 प्लस में 19900 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू यानी कि ये तो आपके पास आई गई है ना, तो इन दोनों को हम जब ऐड कर रहे हैं तो आपके पास वेवलेंथ ऑफ स्टॉक्स जैसे इसका निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, वेवलेंथ नहीं आपकी फ्रीक्वेंसी एंटी स्टॉक्स की 1851400। तो फ्रीक्वेंसी इसको ठीक कर लेना, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 1 में लैम्डा एंटी स्टॉक्स हो जाएगी जो कि इसकी इक्वल। तो अगर आपको यहाँ पे किसकी उसमें निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू ये आपकी जो 1851400 है ये इधर आ जाएगा, लैम्डा एंटी स्टॉक यानी कि वेवलेंथ ऑफ एंटी स्टॉक्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो 1 में 1851400 ये आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5400 एंगस्ट्रॉन की उसमें आ जाएगी। तो ये आपकी क्या है, वेवलेंथ है आपकी किसकी, एंटी स्टॉक्स की। तो आपको जैसे इसके अंदर दिया जाए कभी भी एग्जाम की उसमें भी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी तो हमारी ज्यादा होगी लेकिन वेवलेंथ उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो एक आपकी कैसी है 5520, और एक आपकी जो ओरिजिनल वाली थी वो 5460, तो उसकी वेवलेंथ इससे कम होगी, उसमें होगी, तो वो कितनी हो जाएगी 5400 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टॉक्स की वो कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये हमारे पास जो तीनों के ऊपर आपके टॉपिक्स थे
रमन स्पेक्ट्रा के ऊपर जो रोटेशनल और जो स्पेक्ट्रा और स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स लाइंस है उस पे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पे हमारी तीनों ही टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल कवर हो गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर भी करेंगे लेजर से आगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।